जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक गैलेक्सी को यूनिवर्स के एक बहुत हाई नवीन स्टेज में ऑब्जर्व किया। पिछले समय को देखते हुए ये स्पष्ट हुआ कि J11200641 गैलेक्सी से आने वाली रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग उतना ही समय लगा जितना यूनिवर्स को आज तक विकसित होने में लगा। ये समझना कठिन है कि इस गैलेक्सी के केंद्र में स्थित ब्लैक होल उस वक्त 1 बिलियन सोलर मासेस से ज्यादा भारी कैसे हो सकता था, जैसे कि स्वतंत्र मापतोल से पता चला है। ये खोज नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित हुई है। रीसेंट ऑब्जर्वेशंस ने ब्लैक होल के आसपास के मटेरियल को ऑब्जर्व करने का प्रयास किया था ताकि एक विशेष रूप से प्रभावी फीडिंग मैकेनिज्म का पता चल सके, परंतु उन्होंने कुछ भी विशेष नहीं पाया। ये परिणाम और भी अद्भुत है। इसका मतलब हो सकता है कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स गैलेक्सीज के विकास के बारे में जितना सोचते थे उससे कम समझ पाए हैं। फिर भी ये बिल्कुल निराशाजनक नहीं है। कॉस्मिक हिस्ट्री के पहले बिलियन साल एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं। गैलेक्सीज के केंद्रों में पहले से माने गए ब्लैक होल्स के मास आश्चर्यजनक रूप से बड़े हैं। ये इतने बड़े और इतनी जल्दी कैसे हो गए? यहाँ वर्णित नए ऑब्जर्वेशंस कुछ प्रस्तावित व्याख्याओं के विरुद्ध मजबूत सबूत प्रदान करते हैं, खासकर सबसे प्रारंभिक ब्लैक होल्स के लिए एक अल्ट्रा इफेक्टिव फीडिंग मोड के विरुद्ध। सुपरमासिव ब्लैक होल के विकास की सीमाएं। तारे और गैलेक्सीज पिछले 13.8 बिलियन वर्षों में, जो यूनिवर्स की लाइफ टाइम है, बहुत बदल चुकी है। गैलेक्सीज और बड़ी हो गई हैं और ज्यादा मास प्राप्त कर चुकी हैं, या तो आसपास के गैस को कंज्यूम करके या कभी कभी एक दूसरे के साथ मिलकर। काफी समय तक एस्ट्रोनॉमर्स ने माना कि गैलेक्सीज के केंद्रों में सुपरमासिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के साथ ही क्रमशः विकसित होते गए होंगे। परंतु ब्लैक होल विकास मनमर्जी से तेज नहीं हो सकता। ब्लैक होल पर गिरती मैटर एक घूमती, गर्म, चमकदार अक्रीशन डिस्क बनाती है। जब ये एक सुपरमासिव ब्लैक होल के आसपास होती है, परिणाम एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होता है। ऐसे सबसे चमकदार वास्तु, जो क्वेज़ार्स कहलाते हैं, पूरे कॉस्मोस में सबसे चमकदार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में से एक होते हैं। परंतु वो चमक उनको कितनी मैटर ब्लैक होल पर गिर सकती है उस पर सीमा लगाती है। रोशनी एक प्रेशर डालती है, जो और अधिक मैटर को गिरने से रोक सकती है। ब्लैक होल्स इतने बड़े और इतनी जल्दी कैसे हो गए? इसी वजह से, जब पिछले 20 वर्षों में दूर के क्वेज़ार्स के ऑब्जर्वेशंस ने बहुत हाई नवीन ब्लैक होल्स को दिखाया जो फिर भी 10 बिलियन सोलर मासेस के मास तक पहुंच गए थे, तो एस्ट्रोनॉमर्स को आश्चर्य हुआ। रोशनी को एक दूर वस्तु से हमें तक आने में समय लगता है, इसलिए दूर की वस्तुओं को देखने का मतलब है पिछले समय में देखना। हम सबसे दूर माने जाने वाले क्वेज़ार्स को कॉस्मिक डॉन के युग में देखते हैं, जो बिग बैंग के 1 बिलियन वर्ष के अंदर था, जब पहले तारे और गैलेक्सीज बनी थी। पहले बड़े ब्लैक होल्स को समझाना वर्तमान गैलेक्सी एवोल्यूशन मॉडल्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या ये हो सकता है कि प्रारंभिक ब्लैक होल्स गैस को अपने वर्तमान काउंटरपार्ट्स के मुकाबले ज्यादा प्रभावी रूप से अक्रीट कर रहे थे? या क्या डस्ट का मौजूद होना क्वेज़ा के मास एस्टिमेट्स को प्रभावित करता है ऐसे तरीके से कि शोधकर्ता ने प्रारंभिक ब्लैक होल के मास को अधिक समझा? इस समय कई प्रस्तावित व्याख्याएं हैं, परंतु कोई भी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं हुई है। प्रारंभिक ब्लैक होल विकास का करीब से नजर। कौन सी, अगर कोई भी, व्याख्या सही है ये तय करने के लिए क्वेज़ार्स का एक अधिक पूर्ण चित्र चाहिए जो पहले उपलब्ध नहीं था। स्पेस टेलीस्कोप JWST के आगमन के साथ, खासकर टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट मिरी के साथ, दूर के क्वेज़ार्स को स्टडी करने की एस्ट्रोनॉमर्स की क्षमता में एक भारी कदम आया। दूर के क्वेज़ार स्पेक्ट्रा को मापने के लिए मिरी पहले के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से 4000 गुना ज्यादा सेंसिटिव है। मिरी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स इंटरनेशनल कंसोर्टिया द्वारा बनाए जाते हैं, जहां साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस मिलकर काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से, एक कंसोर्टियम अपने इंस्ट्रूमेंट के प्लांट परफॉर्मेंस को टेस्ट करने में बहुत रुचि रखता है। इंस्ट्रूमेंट बनाने के बदले कंसोर्टिया को कुछ ऑब्जर्वेशन टाइम दिया जाता है। 2019 में JWST लॉन्च होने से कई साल पहले, मेरी यूरोपियन कंसोर्टियम ने अपने कुछ टाइम का उपयोग करने का फैसला किया ताकि इस वक्त तक का सबसे दूर माने जाने वाला क्वेज़ा, जिसे J11200641 कहा जाता है,
ऑब्जर्व किया जा सके।